बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब मैंने भी पार्टी से रिज़ाइन किया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने करीब 10 से 12% वोट का कांग्रेस का जो नुकसान किया, इसलिए बुरा हाल हुआ। फिर भी कांग्रेस के जो सलाहकार हैं वो ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को जितना आगे बढ़ा रहे हो उतना कांग्रेस पार्टी और नीचे जाने वाली है। और ये जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गालियां देना शुरू कर देगी। दिल्ली की मैं बात करूँगा, जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित जैसे कांग्रेस के लीडर को कोसा, बुरा भला कहा, उनकी तौहीन की, जिस प्रकार से उनके खिलाफ आक्षेप किए, आज उसी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी, उनके साथ गठबंधन करना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी जो लीकर केस में कांग्रेस पार्टी के नेता ने आंदोलन किया, आज उसी आंदोलन को छोड़ के आप उनको बचाने की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ जो उन्होंने कही वो बड़ी गंभीर चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी पर आम आदमी पार्टी का कंट्रोल है। ये बात मैं इसलिए मान रहा हूँ कि पहले जब ये गठबंधन की बात चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक टिकट उन्होंने देने का वादा किया था या डिसीजन लिया था, और उसके बाद जो 3 टिकट तो कांग्रेस को दिए, पर उसमें से 2 जो कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से उन्होंने चूज किए। तो प्रैक्टिकली देखने जाए तो कांग्रेस पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता तो एक ही है। तो कार्यकर्ता की आवाज़ को नहीं सुन के जो लोग ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, बीजेपी में गए हैं, वो दिल्ली में हो या पूरे देश में हो, कांग्रेस पार्टी को चीज़ समझना पड़ेगा, उनके सलाहकारों को समझना पड़ेगा कि दुखी मन से गए हुए हैं। आप उनकी दिल की बात नहीं सुनेंगे। आपने जब आंदोलन करना था तब वही कांग्रेस के लीडरों को आगे किया, जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना था तब वही कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कार्यकर्ता को आगे किया। अब आपने उस पर गठबंधन कर दिया और वोट मांगने आप उसी लीडर को भेज रहे हैं। तो किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोस कोस कर कांग्रेस पार्टी ने अपना आंदोलन 3-4 साल में बनाया, वो कौन से मुंह से जनता के पास जाएगा? जिस दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के खिलाफ बात की, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात है, जो भी मॉडल थे उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, आज उनके साथ उनको जाना पड़ रहा है। तो देखिए, कभी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है एक लेवल तक। आप ये कहें कि नहीं हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए ये कर रहे हैं, पर इतना बड़ा विरोधाभास पंजाब में आपने क्यों नहीं किया? अगर आपको लगता था कि गठबंधन करना है, आप पंजाब में भी करते। अगर आप पंजाब में गठबंधन नहीं करते हो, दूसरी जगह गठबंधन करते हैं, तो दिल्ली के कार्यकर्ताओं की क्या गलती? वो दिल्ली के कार्यकर्ता पंजाब जाके आम आदमी पार्टी को गाली देने के लिए बोला जाएगा, और पंजाब का कोई वर्कर अगर दिल्ली आता तो बोला आम आदमी पार्टी के साथ घूमो। इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। और जो भी आदमी कुछ भी बोले, कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए जो सालों तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ, इस प्रकार की परिस्थिति को हैंडल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके लिए फेस सेविंग, सोशली हो, पॉलिटिकली हो, पर्सनली हो, फेस सेविंग करना पॉसिबल ही नहीं। और इसीलिए आत्मसम्मान के खातिर जब बड़े नेता इसी चैम्बर में बैठ के ये बड़ी छोटी सी चीज़ जनता की नहीं समझ पाते हैं, तब कार्यकर्ता और नेता के पास कोई और चारा नहीं रहता है। तो बात कर लेते हैं रोहन सर, अमेठी की बात कर लेते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से अमेठी को भी जानते हैं। वहाँ पे केएल शर्मा को फील्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले ये पार्टी लीडरशिप का डिसीजन बहुत लेट आया और अब वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत श्योर हैं कि वो स्मृति ईरानी को डिफीट करेंगे। और एक और स्टेटमेंट दिया कि मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा, गांधी परिवार की मैं सैलरी लेता हूँ कांग्रेस की, मगर मैं एक प्योर पॉलिटिशियन हूँ। देखिए, रायबरेली और अमेठी सालों तक कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, गांधी परिवार के साथ में रहे। तो इन 2 महत्वपूर्ण बैठकों के लिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति तो पहले होनी चाहिए थी। आखिरी दिन क्यों? केएल शर्मा जी, पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि रायबरेली में जब सोनिया जी नहीं थे तब केएल शर्मा जी सिर्फ रायबरेली पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। अमेठी में 2019 में भी उनको इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैं पूरा चुनाव वहाँ पे था। तो जो अमेठी में अभी तक केएल शर्मा जी को इन्वॉल्व नहीं किया गया, लास्ट में जब लगा कि नहीं आप अमेठी से कहीं ना कहीं हार हो सकती है तो केएल शर्मा जी को रखना, मुझे नहीं लगता है। देखिए, राजनीति में हार जीत इतना मायने नहीं रखते हैं, नैरेटिव मायने रखती है। कि जो अमेठी ने 31 साल तक गांधी परिवार का साथ दिया, वो 5 साल अगर उन्होंने आपको हरा दिया तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। और ये रणनीति आखिरी दिन तय नहीं हो सकती है। अमेठी की रणनीति, अगर आप अमेठी को दिल के रिश्ते की बात करते हो, रायबरेली के साथ दिल के रिश्ते की बात करते हो, तो ये स्ट्रेटेजी पहले तय हो जानी चाहिए थी और अमेठी और रायबरेली की सीट डे 1 पे डिक्लेयर होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली की जनता को लगता कि हमने जो प्यार गांधी परिवार और कांग्रेस को दिया है वो भी हमको उतना प्यार करते हैं। ये लास्ट मिनट डिसीजन है, और मैं मानता हूँ सही डिसीजन ये होता है कि रायबरेली से प्रियंका जी लड़ते और अमेठी से राहुल जी लड़ते, तो शायद नैरेटिव ठीक होता कि हाँ बिल्कुल, भले राहुल जी को अमेठी ने आखिरी इलेक्शन में हराया, पर राहुल जी अमेठी की जनता को छोड़ेंगे नहीं, वापस उनके पास आशीर्वाद मांगने जाएंगे। और जिस रायबरेली में सोनिया जी ने काम किया, प्रियंका जी ने काम किया और केएल शर्मा जी ने काम किया, तो मुझे लगता है बेटर ये होता कि प्रियंका जी चुनाव लड़ती और केएल शर्मा जी उनके चुनाव एजेंट बनते।
तो शायद रायबरेली की जनता को भी लगता है कि उन्होंने जो सालों से जो विश्वास दिया है उस पर खरा उतरते, और अमेठी की जनता को लगता है कि नहीं, जिस राहुल जी को प्यार दिया वो उनके साथ खड़े रहे। सर बात कर लो सर, आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनके कहा कि 4 जून जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस स्प्लिट होके 2 घरों में बिट जाएगी, एक राहुल गांधी की तरफ, एक प्रियंका गांधी की तरफ। उन्होंने कहा कि एक वोल्केनो इरप्ट हो रहा है सपोर्टर्स में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के आजू बाजू जो उनके सलाहकार हैं, उन्होंने ये तय किया कि राहुल गांधी जी को ग्रासरूट का फीडबैक ना मिले। काफ़ी लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, उनके ऊपर बाद में आक्षेप किए गए, पर अब 99% लीडर देखेंगे कम्युनिकेशन की कमी थी। राहुल गांधी जी से डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे थे, राहुल गांधी जी को अपना फीडबैक नहीं दे पा रहे थे। इनफैक्ट उल्टा काम हो रहा था कि राहुल गांधी जी को उनके बारे में गलत फीडबैक मिलता था। अगर मेरे जैसे लोग 15 साल इतना क्लोजली काम करने के बाद भी ये महसूस कर रहे थे, और ये आखिरी 2-1 साल में हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से टीम जो चेंज किया, और ऐसे लोग आगे के जिनकी बिल्कुल लेफ्टिस्ट मानसिकता है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी का नहीं सोचते थे, वो सिर्फ अपनी एक राज्यसभा सीट और उनके बंगले के, उनके गाड़ी के बारे में सोचते थे। ऐसे लोगों ने जब राहुल जी का कब्जा कर लिया, और उसका जो रिफ्लेक्शन है कांग्रेस पार्टी के सारे डिसीजन में आपको देखने को मिला। देखिए, हर स्टेट में 2 लीडर्स को खड़ा किया गया। अब जब गहलोत जी थे और सचिन पायलट जी थे, आपको मालूम है कि आपने वादा किया है, तो कौन उन दोनों को इंश्योर करेगा कि साथ में चले? आपने वो स्टेट को खराब किया। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, वहां पे भी टीएस सिंहदेव के साथ में वही काम हुआ। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, आज ज्योतिरादित्य जी को आप बोलते हैं, वही ज्योतिरादित्य जी सालों तक प्रचार करके, एग्रेसिव प्रचार करके कांग्रेस पार्टी को जिताया, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि कर्नाटक में भी 1.5-2.5 साल के बाद में यही चीज होगी, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है कि सबको जोड़ के चलना। ये जो आज के सलाहकार है वो तोड़ो ना, भले भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, वो दिल में नेताओं को तोड़ो और अपनी राजनीति चलाओ में मानते हैं। और इसीलिए जब प्रियंका जी की बात आ रही है, इन्हीं लोगों ने प्रियंका जी की भी आवाज़ को दबाने का पूरी तरह से प्रयास किया है। प्रियंका जी ये चीज़ बोलेंगी नहीं, पर प्रियंका जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में प्रियंका जी के लिए मान इसलिए क्योंकि जो पुरानी एक राजनीति होती थी कि किसी के कंधे पे या सर पे हाथ रखना, शायद प्रियंका जी वो आर्ट को थोड़ा बहुत जानती हैं जो इनके सलाहकार नहीं जानते हैं। तो अगर रायबरेली की बात आती तो प्रियंका जी का नाम पहले आना चाहिए था। प्रियंका जी ये बात नहीं करेंगी। आज तक प्रियंका जी राज्यसभा में नहीं गई, क्यों नहीं गई? प्रियंका जी नहीं मांग सकती, पर प्रियंका जी ने हिमाचल से लेकर सब जगह पे पार्टी का प्रचार करके किया हो, तो उनका कौन सा अधिकार नहीं है कि वो राज्यसभा नहीं जा सकती या लोकसभा नहीं लड़ सकती है? तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया होगी कि जब तक आप कार्यकर्ता की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का, हटाने का काम करेंगे, तब एक रिएक्शन जो नीचे से आता है, धरातल से आता है, मैं देख पा रहा हूँ कि वो रिएक्शन आएगा। और ये जवाब जो होगा, ये रिएक्शन होगा, वो इन लीडरों के लिए है जो सालों तक, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, उसमें ये लोग रहे, उनको जनता की नहीं पड़ी। एक सेंसिटिविटी होती है कि जनता क्या सोचती है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको सब मालूम है, वी नो एवरीथिंग। दैट माइंडसेट के सामने ये जो रिवॉल्ट होगा, और ये होने वाला है 4 तारीख को, जो कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता है उसको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आत्मा की आवाज़, वो सनातन की हम बात करें, राम मंदिर की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, ऐसे काफ़ी निर्णय है, हर निर्णय पे कार्यकर्ता की आवाज़ को कुचला गया है। और उसका जो आप बोल रहे हैं विद्रोह बोले, रिवोल्ट बोले, वॉल्केनो बोले, 4 तारीख को 100% मैं भी ये चीज़ देख पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री पहनती है, उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज हैं, उसके कारण नेशन ने सफ़र किया। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक को अपीजमेंट वाली जो पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री ने कहा, आपका क्या मानना है? देखिए, देश को तुष्टीकरण की नहीं, सशक्तिकरण की ज़रूरत है। आप किसी का तुष्टीकरण करेंगे, उससे हर भारतीय का सशक्तिकरण क्यों नहीं कर सकते हैं? और जो सशक्तिकरण नहीं कर सकता है, उसकी मजबूरी है कि तुष्टीकरण करना। और कांग्रेस पार्टी इसी ट्रैप में फंस गई है। देखिए, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जनता ने मौका दिया। हम राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, लास्ट नॉर्मल चुनाव, सामान्य चुनाव के 3-4 महीने पहले इतने 3-3 स्टेट में कांग्रेस पार्टी को शासन मिला। मुझे बताइए, एक भी स्टेट में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार क्यों नहीं रिपीट कर पाई? ये कहा जाता है कि हम मैनिफेस्टो के वादे पूरे करते हैं, फिर भी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जो धरातल के मुद्दे हैं, जनता को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, पहली बात। राजस्थान में आप स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो, मध्य प्रदेश में आप स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो, छत्तीसगढ़ में आप स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो। तो आपने जब जनता का जो बेसिक कॉन्फिडेंस खो दिया है, तो आपकी मजबूरी है कि आप जिसको अपनी वोट बैंक कहते हैं उसका तुष्टीकरण करें। और कोई, देखिए, कांग्रेस की बड़े जो नेता है उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि सबके वोट कैसे पाए। सबका साथ सबका विकास, उनकी जो रणनीति है उसमें सेट नहीं हो रहा है, कि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। उनके पास एक ही चीज़ बची है, तुष्टीकरण। वो तुष्टीकरण करे जा रहे हैं। तुष्टीकरण के बाद भी मुस्लिमों का कोई फायदा नहीं हुआ है।
आंध्र प्रदेश में 5 बार उन्होंने आरक्षण का प्रयास किया, उनको मालूम था कि धर्म के बेस पे आरक्षण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, फिर भी उनको दिखाने के लिए किया, 5 बार रिजेक्ट किया, सरकार थी फिर भी रिजेक्ट हुआ। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करके मुस्लिमों का भला नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें, या जनधन की बात करें, या अमृतम योजना की बात करें, या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा की बात करें, कोई भी योजना की बात करें, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? मुसलमान भाई बहनों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी, एक चीज मैं एक क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा, कभी भी प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम भाई बहनों के खिलाफ नहीं बोला है। उनके साथ जो तुष्टीकरण हो रहा है उसके खिलाफ बोला है कि तुष्टीकरण करके, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण करके उनको वोट बैंक बनाने का प्रयास किया। और आज भी 75 से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी शासन में रही, तब भी मुसलमान भाई बहनों के लिए कुछ ठीक से नहीं कर पाए। तो मुख्य धारा में जोड़ने का काम मोदी जी और उनकी सरकार ने जो किया है मुसलमान भाई बहनों को, उसके सामने कांग्रेस का तुष्टीकरण, देश तुष्टीकरण को स्वीकार नहीं करेगा, देश मोदी जी के सशक्तिकरण को स्वीकार करेगा। और इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा है, इस बार साबित होगा। आखिरी प्रश्न ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी की लीडरशिप पे लड़ रही है। राहुल गांधी वायनाड गए क्योंकि वो अमेठी हारे, अब रायबरेली जा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है वायनाड में ना हार जाएं। प्रॉब्लम सीट में नहीं है, प्रॉब्लम इनमें है, क्योंकि वो रायबरेली भी बड़े मार्जिन से हार सकते हैं। आपने ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने हमेशा से एक चीज़ की, कोई भी आपका जब निर्णय होता है उस लेवल पे विरोधाभास नहीं हो सकता है। एक क्लैरिटी, सही हो या गलत हो, जैसे ही विरोधाभास होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होते ही आपका विश्वसनीयता चली जाती है, जनता पे भरोसा नहीं करती है। मुझे लगता है ये जो निर्णय है ये वायनाड के साथ में ही होता है, दोनों जगह लड़ने का। तो मुझे लगता है ये नैरेटिव अलग से जाता है। और उसी टाइम पे अगर ये डिक्लेयर होता है कि नहीं, राहुल जी अमेठी और वायनाड लड़ रहे हैं, तो कोई आप पे सवाल नहीं उठाता है। पर यही उनके एडवाइजर हैं, वापस इसी केबिन में बैठ के उनको एडवाइस देते हैं कि नहीं साहब, आपको ये करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, वायनाड लड़ लेते हैं। अब वायनाड में भी मुश्किल स्थिति लग रही है, नहीं तो अमेठी भी लड़ते। अमेठी में मालूम है मुश्किल है, तो इसे रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली में अगर उनको लड़ना होता, जिस दिन सोनिया जी ने ये कहा कि मैं राज्यसभा जा रही हूँ, उसी दिन राहुल जी डिक्लेयर कर देते कि मैं रायबरेली का उत्तराधिकारी। क्यों नहीं किया उन्होंने? करना चाहिए था, तो जनता को विश्वास आता। तो ये लास्ट मोमेंट का डिसीजन है। लास्ट मोमेंट का डिसीजन कब होता है? कि आपका इंडिसिसिवनेस होता है। इंडिसिजन कब होता है? कि आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही है, गलत नहीं है। और जैसे ही आप इंडिसिसिवनेस में डिसीजन लेते हैं तो विरोधाभास होता है, जनता जिसको स्वीकार नहीं करती। तो सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें, जितने भी कांग्रेस पार्टी के निर्णय आखिरी कई दिनों में हुए, उस हर डिसीजन में वो आम आदमी पार्टी के साथ टाई अप की बात हो, सनातन के विरोध, सनातन के अपमान पे विरोध नहीं करने की बात हो, राम मंदिर की बात हो, ओपीएस की बात हो, कोई भी योजना, ईवीएम की मैं बात कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध तो कर रहे हैं, पर वो आज का जो हमारा वोटर है, वो एम्पावर्ड वोटर माइंडसेट को कांग्रेस पार्टी के आज के जो सलाहकार है वो नहीं समझ पा रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी और देश की जनता भुगत रही है।